नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक क्लेम स्टोरी साझा कर रहा हूँ और ये क्लेम एक सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तहत है। मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम है और इंश्योर्ड ने कैसे उस क्लेम में क्या-क्या सेवाएं बीमा कंपनी से पाई, किस स्टैंडर्ड की सेवाएं पाई, उस विषय में ये वीडियो मैसेज है। इसको शुरू करते हैं। तो एक एक पेशे से कारपेंटर हैं एक व्यक्ति और उन्होंने दिसंबर 13 दिसंबर 2024 को एक मारुति एल्टो K10 गाड़ी खरीदी और उसका बीमा डीलर व जो डीलर था मारुति का उसी से एक टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, जो मैं बता ही चुका हूँ सरकारी क्षेत्र की एक बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उसकी ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। साहब, गाड़ी इनकी ठीक चल रही थी और ये साहब दिनांक 19/11/2025 को ये और इनके बड़े भाई अपने शहर के पास में एक दूसरे दूसरे शहर कस्बे में गए और किसी काम से अपने पर्सनल अपनी गाड़ी से गए। और जब ये उधर से वापस आ रहे थे, रात का समय था, तो इनके भाई गाड़ी चला रहे थे और रास्ते में एक जगह अचानक से एक कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया। रात का समय था, लगभग रात के 9 बज रहे थे और नवंबर यानी 11वां महीना, उसमें सर्दी भी, नॉर्थ इंडिया की ये बात है, सर्दी का भी समय था, सुनसान सड़क थी। तो साहब इन्होंने खैर उतर के उसको देखा और देखा इन्होंने इधर-उधर जो भी देखा तो कोई इनको लीकेज कूलेंट या इंजन ऑयल की कोई लीकेज नज़र नज़र नहीं आई। बम्पर भी इनको गाड़ी का लगभग ठीक लग रहा था, कुछ ऐसा नहीं था, वो अपनी जगह पे ही था। इन्हें लगा गाड़ी इनकी स्टार्ट हो रही थी, तो इनको लगा शायद सब कुछ ठीक है, ये गाड़ी लेके चल दिए। क्योंकि परिस्थिति भी ऐसी थी, रात का समय था, सुनसान जगह थी, ठंड बढ़ रही थी और घर वहाँ घर भी जाना ही था और कोई साधन उपलब्ध नहीं था, तो इन्होंने गाड़ी से घर जाने का डिसीज़न लिया चलाकर ही। और इन्हें गाड़ी खराब भी नहीं लग रही थी, देखने में बिल्कुल ठीक थी। ये गाड़ी से चले साहब और लगभग 3-1 किलोमीटर ही चले थे, गाड़ी इनकी रुक गई, ब्रेकडाउन हो गई और स्टार्ट होना ये सब होना बंद हो गई। इसके बाद साहब इनकी समझ में कुछ नहीं आया, रात का ही समय था, फिर वही सब चीज़ें थी, सुनसान सड़क और अंधेरा और सर्दी का समय। तो ये कुछ वहाँ उस गाड़ी को ले जाने का साधन ढूंढ रहे थे, तो इनको वहाँ से एक गुजर रहे ट्रैक्टर मिला, उससे ये गाड़ी बांधकर एक जो पास में स्थित इनके मारुति डीलर वर्कशॉप थी, ये गाड़ी को वहाँ पर ले गए और वहाँ गाड़ी को बाहर ही खड़ी करके वापस अपने घर आ गए। अगले दिन 20 नवंबर 2025 को ये डीलर वर्कशॉप में गए, बॉडी शॉप में गए और वहाँ उनको अपना इंसिडेंट बताया। उन्होंने बताया आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है और इसके लिए बीमा कंपनी पर क्लेम दर्ज करना होगा। इन्होंने क्लेम से संबंधित सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी में थी उसमें बहुत सारी एड ऑन कवरेज भी थी, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज, कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज, इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज आदि कवरेज भी थी। खैर इन्होंने वहाँ सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। टाई अप डीलर वर्कशॉप ने बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया और बीमा कंपनी ने इसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने 28 नवंबर 2025 को गाड़ी का फाइनल सर्वे इंस्पेक्शन किया और उसके बाद गाड़ी इनकी बिना किसी नतीजे के वर्कशॉप पर खड़ी रही। लगभग 1 महीने बाद जब ये बार-बार पूछ रहे थे, 1 महीने बाद इन्होंने फ़ोन किया, तो इनको पता चला कि उसमें जो अप्रूवल आया वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप सुनिए ज़रा। हाँ, हेलो हेलो, बात हुई थी वहाँ बात हुई है भैया। हाँ, एजेंसी में भी बता दिया है, आपको भी बता
सामने जो, एक मिनट गाड़ी रोक लेना, आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा, यहीं रोक। हेलो, हाँ जी, आपका जो बम्पर, रेडिएटर, कंडेंसर, लोअर मेंबर टूटे हैं जी, ये आपको पूरे मिलेंगे जी। इंजन में जो भी सामान आपको मिलता है, हाँ, उसका 70 पैसा कंपनी देगी, 70%, 30% आपको लगेगा जी, है ना जी। मतलब इंजन में मान के चलो, इंजन में लगभग वैसे ज्यादा सामान नहीं मिलता है। इंजन प्रोटेक्शन कवर मिलता तो है, लेकिन साधारण स्थिति में ज्यादा सामान नहीं मिलता जी, है ना। मान के चलो इंजन में 80,000 लग रहे हैं, तो नॉर्मल यदि कंपनी जब पूरा देती है तब भी उसमें 80 में से 25-30 कस्टमर के लग जाते हैं जी जी। तो यहाँ आपको 30% ज्यादा लगेगा। आप मान के चलो कि इंजन का जो भी काम होगा उसमें आधा पैसा लगभग आपका लग जाएगा, आधा पैसा, है ना। ये अप्रूवल आया है, अब आप यदि एग्री हैं तो आपको लिखित में देना पड़ेगा। आप लिखित में दे देंगे, मैं वहां से यहाँ से ऑर्डर कर दूंगा, वहां से वो अपना सामान मंगा देगी वर्कशॉप। और यदि ये आपको मंजूर नहीं, तब की बात बता रहा हूँ, तो उसमें फिर आपको राहुल डोंगरी जी से मिलकर जो भी है निकालना पड़ेगा, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे FIR, थाना, कोर्ट कचहरी, कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम, सब कुछ जी, है ना। जो अप्रूवल आया वो मैंने आपको बता दिया। वर्कशॉप में अभी मेरी ललित जी से ही बात हो रही थी, उन्हीं को बता रहा था मैं जी, है ना। तो ललित जी को ही बता दिया, हो सकता है वो भी आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में फोन करें। ठीक है, ठीक ठीक। अब आप जैसा भी है, आप अपना यदि आपको समझ में आता है तो वहाँ लिखित में देके आप दस्तखत करके आएंगे, तो सामने वाला उस हिसाब से अपने सामान ऑर्डर करेगा आपकी गाड़ी। ठीक ठीक ठीक। तो साहब जी, मैंने आपको अप्रूवल सुनाया जो बीमा कंपनी की ओर से कहिए या जो भी संबंधित अप्रूव सर्वेयर साहब थे, उन्होंने ये अप्रूवल इनको फ़ोन पे जानकारी दी। और इसमें मुख्यतः इन्होंने जो कहा कि अप्रूवल आया है, शायद ये बीमा कंपनी के लिए कह रहे होंगे। और इसमें इन्होंने बताया कि फ्रंट बम्पर, रेडिएटर, AC कंडेंसर, फैन असेंबली, फ्रंट लोअर मेंबर इत्यादि का जो है 100% के लिए अप्रूवल आया है। और जो इंजन में लॉस है, उसमें जो पार्ट्स क्लेम में मिलने हैं, उनका 30% डिडक्शन होके यानी 70% का क्लेम मिलेगा। और इनका एक और चीज़ कहना था कि इंजन के क्लेम में, जबकि इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज होने के बावजूद भी बहुत सारे पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल लगभग 50% क्लेम मिलता है। ऐसा इनका कहना था कि अगर इंजन में 80,000 खर्च होता है तो 25-30 हज़ार वैसे ही नहीं मिलते, कुछ 30% डिडक्शन होने के बाद तो ये मान के चलें कि लगभग 50% क्लेम मिलेगा। तो एक इसमें ये मेन बात थी। दूसरा, इसमें अप्रूवल आने के लिए कहा ही था, यानी अप्रूवल कहीं बाहर से आया था, और शायद मुझे लगता है कि जो कहने का आशय था वो बीमा कंपनी से ही आया था। और इसमें बताया कि इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन में बहुत सारे पार्ट्स नहीं मिलते। और एक ये कि जो क्लेम का अप्रूवल आया भी है वो 30% डिडक्शन के साथ आया है। और एक चीज़ गई थी कि साहब आपको लिखित में कंसेंट देनी होगी, उसके बाद ये ऑर्डर देंगे और गाड़ी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये एक तरीके का अप्रूवल था जो बजाय राइटिंग के टेलीफोनिकली इंश्योर्ड को पता चला। और इसलिए मैंने आपको क्लेम के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। इसका उद्देश्य यही है और कुछ नहीं है। और ये इसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक क्लेम केस या क्या हमारे देश में चल रहा है इंश्योरेंस में उसको बताने के संदर्भ में है। तो साहब उसके बाद जो ये इंश्योर्ड थे, इन्हें ये थोड़ा ये ठीक नहीं लगा। इनके इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज ली है, पहला ही साल है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 30% डिडक्शन हो रहा है। बाकी तो ठीक था कि बम्पर, रेडिएटर, AC कंडेंसर, फ्रंट लोअर मेंबर जो भी है इनका पूरा क्लेम मिल रहा है, लेकिन जो अंदर इंजन का जो लॉस है वो 30% डिडक्शन के साथ मिल रहा है। इसके लिए इन्होंने बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब को रखते हुए हायर अथॉरिटीज को मेल की और पूछा, साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 30% डिडक्शन के साथ इंजन क्लेम का जो अप्रूवल आया है वो पॉलिसी किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आया है। तो ये मेल इंश्योर्ड ने की साहब 29/12/2025 को, यानी कि सर्वे के लगभग 31 दिन बाद समझ लीजिए।
क्योंकि 28 में सर्वे हुआ और एक दिन पहले ही लगभग इनको फ़ोन पे अप्रूवल आया था। काफ़ी लेट अप्रूवल आया भी क्या था, इन्होंने फ़ोन किया तो फिर फ़ोन पे उनको अप्रूवल पता चला। इसके बाद साहब 31 दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी से मेल आई कि साहब जो भी संबंधित अप्रूव्ड सर्वेयर और बीमा कंपनी के कॉम्पिटेंट जो अधिकारी है, उसने अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसने साहब ये क्लेम देखा है। आपस में सहमति से ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो अप्रूवल है जो इस क्लेम में वो बिल्कुल ठीक है, और इंजन का जो क्लेम है 30% डिडक्शन के साथ वो मिलके उसको रिव्यू किया गया और वो सही है। तो ये मेल 31 दिसंबर में की। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को भी एक ऑफिशियल ने की, और उसके बाद 2/1/2026 को इंश्योरेंस कंपनी से फिर मेल आई। उसमें साहब जो अप्रूव सर्वेयर साहब हैं उनको कहा गया, क्योंकि इंश्योर ने जो ये कन्वर्सेशन था, ये कॉल रिकॉर्डिंग, ये बीमा कंपनी, हायर अथॉरिटी सभी को मेल पर भेजी थी कि जिसे कोई ये ना कहे कि इस तरीके से नहीं हुआ, तो उसने एज एविडेंस उनकी जानकारी के लिए, पारदर्शिता के लिए, अप्रूवल की जानकारी देने के लिए उसको साथ रखा था। तो साहब बीमा कंपनी ने जो 2 तारीख को मेल आई, पहले तो उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन अब की बार मेल में कहा कि भाई जो वे ऑफ टॉकिंग है वो ठीक नहीं है, और ये जो 30% डिडक्शन है, तो अप्रूव सर्वेयर साहब इसका जवाब दें कि जो इंश्योर पूछ रहा है ये किस नियम के तहत काटा गया है। क्योंकि एक अप्रूव सर्वेयर को कोई भी क्लेम हो, उसमें असेसमेंट रिकमेंडेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करनी होती है, ना कि अपनी मनमर्जी से या किसी भी तरीके से। तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई 30% डिडक्शन का कोई नियम नहीं था, लेकिन यहाँ ये कर रहे थे। फिर सर्वेयर साहब की साहब एक मेल आई 2/1/2026 को। उन्होंने उसमें कुछ लिखा कि साहब आपने सीधा ये मेल लिख दी और मुझसे कोई संपर्क भी नहीं किया, और आपकी तरफ से बहुत सारी जानकारियां पेंडिंग हैं, जैसे कि गूगल टाइमलाइन नहीं दी है, आपने स्पोर्ट के फोटोग्राफ नहीं दिए हैं, आपने फास्टैग की डिटेल्स नहीं दी है, आपने इंश्योर्ड का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया है, आपने टोइंग का बिल नहीं दिया है, इस तरीके की थी। और उसके बाद भी मैंने 30% डिडक्शन के साथ इंजन का जो है बाकी तो पूरा, और इंजन को 30% डिडक्शन के साथ अलाउ किया। और इन्होंने लिखा साहब जो ये इंजन की जो एड ऑन कवरेज है, ये कहती है कि अंडर कैरेज डैमेज हो तो मिलता है, जबकि इसमें अंडर कैरेज का तो कहीं कोई निशान सबूत नहीं दिखाई दे रहा था। और लास्ट में लिखा इट वाज एन ऑफर फ्रॉम माय एंड, यानी कि इन्होंने फिर से लिखा 2 तारीख में कि इट वाज एन ऑफर फ्रॉम माय एंड, यानी मेरी तरफ से ये ऑफर 30% डिडक्शन के साथ था। जबकि कोई भी ऑफर जो है ये ऑफर नहीं दिया जाता, अप्रूव सर्वेयर की तरफ से क्लेम को रिकमेंड किया जाता, लॉस असेसमेंट किया जाता, और अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जो इंश्योर्ड था उसने इनके जितने भी सवाल थे, गूगल टाइमलाइन या फास्टैग डिटेल या स्पोर्ट फोटो, वो सारी जानकारी इनको राइटिंग में मेल पे दी। और फिर से पूछा सर, जो मेरा प्राइम सवाल है कि जो 30% डिडक्शन के लिए लिखा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की किस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा है। इसके बाद साहब बीमा कंपनी के एक अधिकारी ने भी साहब फिर 6 तारीख को इनको मेल लिखी कि साहब आप ये जवाब दीजिए, इंश्योर्ड से मिलिए और इंश्योर्ड को सेटिस्फाई कीजिए और शॉर्ट आउट कीजिए इस मैटर को, और सब आप ये जो 30% डिडक्शन है ये बताइए। तो इसके बाद सर्वे साहब ने फिर एक मेल लिखी, वो उसमें लिख रहे थे इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल को प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सजेस्ट द नेसेसरी एक्शन। यानी ये क्या हुआ, आप तो एक थर्ड पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट लॉस असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन करना है, और आप इंश्योरेंस एम्प्लॉई से पूछ रहे हैं कि वो आपको सजेस्ट करें नेसेसरी एक्शन के लिए, तो ये ठीक नहीं था। खैर ये शिकायत कन्वर्सेशन चल रहा था। इसके बाद बीमा कंपनी ने मेल की इनको कि साहब हमने ये जो क्लेम है इसको कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के लिए हम मना कर रहे हैं, अब इसको हम रीइंबर्समेंट बेसिस पे तय सेटल करेंगे। आप गाड़ी रिपेयर करा लीजिए, सर्वेयर को बिल दे दीजिए, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा।
तो मतलब जो कैशलेस इंश्योर ने जो पॉलिसी खरीदी थी ये सोच के कि कभी क्लेम आएगा, मुश्किल वक्त आएगा तो गाड़ी ठीक होगी, उसको जो उसके हिस्से के पैसे हैं वो देने होंगे और जो क्लेम अमाउंट है वो डायरेक्ट बीमा कंपनी वर्कशॉप को दे देगी। लेकिन भी चूंकि इंश्योर ने ये सवाल पूछ लिया कि 30% डिडक्शन क्यों है, तो ये जो देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है, बीमा प्रीमियम अर्जन के नज़रिए से सरकारी क्षेत्र की, उसने इनके क्लेम के लिए कैशलेस क्लेम फैसिलिटी को डिनाई कर दिया और रीइंबर्समेंट बेसिस पे सेटल करने के लिए कहा। इसके बाद साहब इनको इंश्योर्ड को एक फ़ोन आता है, वो बोलते हैं साहब मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ फला फला और मुझे आपसे मिलना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। इंश्योर्ड ने कहा साहब आप मेरे लिए थर्ड पार्टी हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट में कोई आप हिस्सेदार नहीं है, आप कोई इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल एंटिटी नहीं है, तो साहब मैं आपको एंटरटेन जब तक नहीं करूँगा जब तक बीमा कंपनी मुझे राइटिंग में ना दे। इंश्योर ने यही सब चीज़ें मेल ये जानकारी बीमा कंपनी को मेल की और उनसे कहा साहब ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, ये अगर आपने अपॉइंट किए हैं तो उनके अपॉइंटमेंट की डेट की जानकारी दीजिए। इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दीजिए, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है इसकी जानकारी दीजिए और तब मैं इसके बाद इनको एंटरटेन करूँगा। लेकिन साहब बीमा कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी, ऐसे ही दिन बीतते गए। थोड़े दिन बाद इंश्योर्ड को एक रजिस्टर्ड पोस्ट से एक लेटर आया, उसमें उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई थी अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड सर्वेयर और साथ में एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटमेंट की डिटेल दी हुई थी जो उन्हीं साहब का नाम था। इसके बाद इंश्योर्ड ने कहा ठीक है अब नाम आ गया है, बाकी उन्होंने ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट की कोई जानकारी नहीं दी थी। तो खैर उसने कहा ठीक है अब मैं कॉपरेट करता हूँ और उनको सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर साहब से बात की और उनको कहा आप आ सकते हैं जांच करने के लिए। तो वो उनके पास आए, जो भी चीज़ उन्होंने दुर्घटना स्थल देखी इनका स्टेटमेंट लिया और भी कुछ जानकारी ली और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद साहब फिर समय ऐसे ही बीता। इंश्योर ने कहा साहब अब 10 दिन हो गए कि साहब अब क्या है अब क्या है अब क्या है। 10 दिन बाद 16 फरवरी 2026 को बीमा कंपनी से एक मेल आती है, उसमें लिखा जाता है कि साहब आपका क्लेम नो क्लेम कर दिया, साथ में एक 2 पेज का एक अटैच लेटर होता है और उसमें नो क्लेम के लिए कुछ वजह लिखी हुई थी और ये लेटर भी की जो भाषा थी वो अजीब थी और ये जो लेटर 16 फरवरी 2026 को आया इस लेटर पे कोई डेट नहीं थी। तो ये भी अजीब है कि बिना डेट के आप लेटर लिख रहे हैं और लगभग 3 महीने में मान लीजिए या 2.5 से 3 महीने के बीच बीमा कंपनी ने इस क्लेम को नो क्लेम करके बंद करने का डिसीजन लिया या रिजेक्ट किया। अब ये साहब ये लेटर है इसके विषय में भी मैं बताता हूँ। इसमें इन्होंने जो ये लेटर बहुत सारी कंपनी नो क्लेम का लेटर भी ठीक से नहीं कर पाती। अगर किसी क्लेम को रेप्यूडेट करना है या नो क्लेम करना है या रिजेक्ट करना है तो स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला देकर नो क्लेम या रेप्यूडेट या रिजेक्ट करना होता है, लेकिन इस लेटर में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं था। अब ये लेटर तो बहुत लंबा है, इसके मैं कुछ खास पॉइंट पढ़ता हूँ। जो एक लाइन है, फॉलोइंग ए थ्रो रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंडिपेंडेंट IRDI लाइसेंस सर्वेयर, कॉमा द इन्वेस्टिगेटर एंड द ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यानी एक इन्वेस्टिगेटर, एक अप्रूव्ड सर्वेयर और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी जिक्र है जो इंश्योर्ड को पता ही नहीं कि ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंजीनियर कौन है, किसने ये क्या है, इसकी कौन सी रिपोर्ट है और मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वी विश टू हाईलाइट द फॉलोइंग मटेरियल फाइंडिंग्स। अब उन्होंने 4 फाइंडिंग्स दी हैं। एक दी है इनकॉन्सिस्टेंस इन इंसिडेंट डिटेल्स। बीमा कंपनी यहाँ कह रही है कि जो इन्वेस्टिगेटर उनके सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो जो रेडिएटर और कंडेंसर पे जो डैमेज के निशान हैं वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगे हुए दिख रहे हैं। तो जो इंश्योर्ड ने कुत्ते से टकराना कहा है वो उनको नहीं लग रहा, यानी जो इंश्योर्ड ने जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट दिया वो वास्तविक नहीं लग रहा। ऐसा इन्होंने ये जो एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे कहा। तो ये कितना अजीब है, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर है वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट में उसकी कोई वैल्यू वजूद नहीं है।
अप्रूव्ड सर्वेयर का वजूद है, उसकी वो लीगल एंटिटी है, उसकी सर्वे रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट होती, लेकिन उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे साफ। अ, जो लिखा हुआ है वो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेट, जो अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर है उसके बारे में। दूसरा लिखा प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस, मतलब कि उस पे बम्पर पे कहीं कुछ कोई निशान था, ये शायद ऐसा कहना चाह रही है। वैसे ये बिल्कुल भी रेलिवेंस नहीं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये फालतू का लिखा हुआ है। ये प्रूफ सर्वेयर ने भी अपने लेटर में शुरू में लिखा था, अगर ऐसा था तो आपने असेसमेंट और अप्रूवल ही क्यों दे रहे थे। लेकिन ये था, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहा। तीसरा है नॉन कॉपरेशन एंड कंसिलमेंट। ये भी बीमा कंपनी का, चूंकि बीमा कंपनी ने इतनी इंश्योर ने मेल लिखी, ड्यूटीज जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किए उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जानना चाहा, उनके अपॉइंटमेंट की डेट को जानना चाहा, और उनकी क्वालिफिकेशन को जानना चाहा, जो बीमा कंपनी ने नहीं बताई। तो जो नॉन कॉपरेशन है वो इंश्योर्ड की तरफ से नहीं बल्कि बीमा कंपनी की ओर से, लेकिन यहाँ बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड की तरफ से लिखी है। चौथी चीज़ है लाइसेंसिंग एंड ऑपरेशन। इन्होंने लिखा था अब इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इंश्योर्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो उनके जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर, वो भी ड्राइवर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट appear untrained regarding vehicle dashboard indicators। तो जो जो इन्वेस्टिगेटर है उनका कहना है जो ड्राइवर भी थे वो अनट्रेंड थे, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है उनके, और ये जो उनके सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उनको उनको डैशबोर्ड के कुछ सिग्नल ठीक से नहीं मालूम, तो उस वजह से वो अनट्रेंड हो गए। तो ये भी बड़ा अजीब है, आज की तारीख में मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल होगा, हमें उसको सारे फंक्शन नहीं पता होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनट्रेंड हो गए मोबाइल ऑपरेट करने के लिए। सेम चीज़ गाड़ी में भी इतने फंक्शन होते हैं, सबको सबकी जानकारी नहीं होती, इवन मुझे भी शायद अपनी गाड़ी के बहुत सारे फंक्शन नहीं पता हैं। तो ये कोई, या इतनी सारी एलएमवी गाड़ी हैं, मुझको अगर विदाउट गियर जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उन्हें चलाने में दिक्कत होती है। तो ये एक अलग फंक्शनिंग में, तो ये एक कोई ऐसा वो नहीं है, इसे आप ये नहीं कह सकते कि वो इनकॉम्पिटेंट है एलएमवी गाड़ी को ड्राइव करने में। आप साहब इन्होंने लिखा है वी हैव डिटरमाइंड दैट द कॉज ऑफ लॉस हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। अरे भाई, इतना साफ कुत्ते से लगा, अगर आपको एस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो ये आपकी कमी हो सकती है, गाड़ी तो एक क्षतिग्रस्त है। आप आपके अप्रूव सर्वेयर ने आपसे ही अप्रूवल आके तभी तो अप्रूवल दिया, सिर्फ 30% डिडक्शन का ही तो एक इशू था। अगर वो उसका सवाल नहीं करता तो अब तक तो गाड़ी रिपेयर होके भी मिल जाती, और सब वही सारी चीज़ें थी। तो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, गाड़ी तो डैमेज है, तो ये कहना, तो ये पॉइंट बिल्कुल इररेलेवेंट है। फिर इन्होंने लिखा है आवर इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड द रिपोर्टेड लॉस डज नॉट अलाइन विद द डिटेल्स provided in the claim form। your claim is not as admissible under the terms and condition of the policy। बस ये लिख दिया, कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन ये नहीं लिखा, नो क्लेम अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर लिखा द क्लेम विल बी क्लोज एज नो क्लेम। तो इस तरीके से ये इन्होंने 4 पॉइंट के साथ क्लेम को नो क्लेम कर दिया। इसके बाद सब ठीक है, अब बीमा कंपनी ने कर दिया तो कर दिया। इंश्योर्ड ने साहब कहा कि ठीक है साहब, मेल लिखकर कि आपने कर दिया, ये आपके इसमें कमियां हैं और मैं इससे संतुष्ट और सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे अप्रूव सर्वेयर की यह क्लेम के लिए फाइनल सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए। सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर के जो आपने मुख्यतः जिसकी रिपोर्ट के बेसिस पे अपनी क्लेम को डिनाई किया, रिजेक्ट किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की कॉपी दीजिए। और सर्वेयर साहब से भी ये मेल की, उसको रखा, सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर को भी रखा, लेकिन किसी ने भी ना फाइनल सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी, ना वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी। चलिए, इन्वेस्टिगेटर की तो कोई ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर दोनों की जिम्मेदारी है कि इंश्योर्ड को फाइनल सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की, लेकिन दोनों ने ही नहीं दी। उसके बाद साहब इंश्योर्ड ने अपनी गाड़ी वहाँ से उठाई, चूंकि क्लेम नो क्लेम हो गया था, वहाँ 1.25 लाख का खर्चा था। फिर एक मल्टी ब्रांड लोकल वर्कशॉप में गाड़ी को लेके गया और वहाँ रिपेयर कराई। इस दौरान वो बीमा कंपनी के ऑफिस गया और बीमा कंपनी से कहा आप रिपोर्ट दो।
तो पहले तो बीमा हम कैसे पहचानेंगे साहब आप इंश्योर्ड हो, उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, मेल आईडी को बताया, फिर बीमा कंपनी ने कहा साहब आप लेटर लिख के दो, उसने एक लेटर लिखा वहीं पे और वो उनको दिया, उसकी रिसीविंग ली। लेकिन उसके बाद भी बीमा कंपनी ने ना तो अप्रूव सर्वर की फाइनल सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी और ना सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कॉपी दी। उसके बाद बीमा कंपनी ने मेल पे कहा कि साहब हमने आपको ये कुरियर कर दी है और आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पे मिल जाएगी। आज शायद 5 दिन तो हो गए या 4 दिन, अभी तक तो आई नहीं है। चलिए आज तो छुट्टी है, लेकिन कल तो कुरियर का वर्किंग था, सैटरडे था, लेकिन अभी तक नहीं मिली है, बाय हैंड नहीं दी है। जबकि जब लेटर नो क्लेम का लेटर आप मेल पे दे सकते हो सॉफ्ट कॉपी के उसमें, तो सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं दे सकते और अप्रूव सर्वे क्यों नहीं दे रहे? लेकिन उस विषय में कोई चर्चा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो ये बड़ा गलत था। खैर गाड़ी वो रिपेयर हो गई, काफ़ी कम खर्च में हो गई। फिर बीमा कंपनी को बताया साहब गाड़ी रिपेयर हो गई है हमारी, और उसके कुछ फोटो भेजे इंश्योर ने। अब बीमा कंपनी ने फिर से सर्वेयर को मेल लिखी कि साहब आप इस गाड़ी का री इंस्पेक्शन कर लो। सर्वेयर ने मेल इंश्योर्ड को लिखी, इंश्योर्ड ने कहा ठीक है साहब मेरे घर पे गाड़ी खड़ी है और पार्ट्स भी हैं, आप आ जाइए। फिर सर्वेयर ने मेल की कि साहब बीमा कंपनी को कि साहब वो तो मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर है, और क्या आप उसका कन्वेंस देंगे मेरी इंस्पेक्शन के लिए? तो भाई ये सब चीज़ें आपस में डिस्कस करके करो। अगर आपकी ज़रूरत है तो आइए, आपने कहा तो समय और जगह बता दी जहाँ गाड़ी है। और वैसे आप तो खैर क्लेम रेपुडिएट कर चुके हैं, लेकिन ठीक है आपको करना है तो आइए। तो अभी अब आज संडे है, अब कल परसों में पता चलेगा कि री इंस्पेक्शन होता है या नहीं। वैसे तो बीमा कंपनी क्लेम पहले ही नो क्लेम करके बंद कर चुकी है। इम्पोर्टेंट ये है कि सर्वे रिपोर्ट में क्या मेंशन है। सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेनी थी, जो ना तो अप्रूव सर्वेयर साहब ने दी और ना बीमा कंपनी ने दी। तो ये क्लेम जो बहुत लंबी स्टोरी हो गई। हमारे तो बताने का आशय ये था, हमारे देश में नियम बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका अनुपालन बहुत कम है। ये जो क्लेम है ये देश की सबसे बड़ी जो बीमा प्रीमियम अर्जन के नज़रिए से जो सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, ये उसका हाल है जो ना सर्वे रिपोर्ट दे रही है, क्लेम रेपुटेट कर रही है, इंश्योर्ड ऑफिस आ रहा है उसे रिपोर्ट नहीं दे रही है। और किस तरीके की डीलिंग हो रही है कि पहले प्रूफ सर्वेयर साहब क्लेम को अप्रूवल दे रहे हैं, वो अप्रूवल उसमें सुनिए कि वो कह रहा है कि आया है, आया कहाँ से है? बीमा कंपनी से आएगा। और उसके बाद उस 30% डिडक्शन, आपने कोई डिडक्शन किया तो बताइए तो सही, और फिर उससे हट क्यों रहे हैं? फिर जब ज़्यादा सवाल हुए तो बीमा कंपनी ने कैशलेस क्लेम फैसिलिटी मना की, और अल्टीमेटली और 1 डेढ़ महीने बाद क्लेम को ही नो क्लेम कर दिया। तो ये हमारे देश की एक कड़वी हकीकत है जो नहीं होना चाहिए, ये शोषण है। और इसीलिए ये मैं वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। आप इसको मतलब सुनिए, देखिए, समझिए, जानिए, और कभी आपका क्लेम आए तो खैर प्रयास तो करिए। ठीक है एक बार गलत हो सकता है, लेकिन इसमें भी गलत जो हुआ सो हो गया है, लेकिन इंश्योर्ड अपना क्लेम हक ले लेगा, मुझे मेरा ऐसा मानना है, और जल्दी ले लेगा। हो सकता है बीमा कंपनी भी ये क्लेम अभी दे दे। तो ये एक क्लेम डीलिंग के बारे में वीडियो था। आप इसको विराम देते हैं, आगे मिलेंगे। नमस्कार।